बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। धान की अधिक पैदावार के लिए बाढ़ प्रतिरोधी उन्नत किस्म स्वर्णा सब-1 के लिए किसानों को दी गई सलाह। सामान्य स्थिति में 4.5 से 5.5 टन प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार देती है धान की ये किस्म। जलमग्नता की स्थिति में 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर की होती है पैदावार। राजस्थान सरकार का खरीफ सीजन की विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को सरकारी योजनाओं सहित फसल उत्पादन की तकनीकों के साथ ही कीट रोगों के प्रबंधन की दी जा रही है जानकारी। किसानों को खेती की नई तकनीकों से अवगत कराने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र दे रहा है प्रशिक्षण। राजस्थान के जालोर में अनार के अधिक उत्पादन के लिए किसानों को मिली ट्रेनिंग। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी विस्तार से दी गई जानकारी। और देश के कई हिस्सों में जारी भीषण गर्मी के बावजूद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम ने ली करवट। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और उत्तराखंड के चमोली के कुछ एक हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि भारत में धान खरीफ सीजन की मुख्य फसल होती है और यहां तक कि कई राज्यों में किसान धान की खेती पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में धान का बम्पर उत्पादन प्राप्त करके किसान अधिक मुनाफा कमा सकें, इसके लिए किसानों को उनके क्षेत्र की जलवायु के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करना जरूरी है। ऐसे में जिन जगहों पर अधिक वर्षा, बाढ़ या फिर जल जमाव की स्थिति रहती है, वहां पर किसान बाढ़ प्रतिरोधी किस्म स्वर्णा सब-1 किस्म का चयन कर सकते हैं। धान की स्वर्णा सब-1 किस्म भी बाढ़ प्रतिरोधी किस्म है। इस किस्म के धान के पौधे 12 से 14 दिन तक पानी में डूबे रहने के बाद भी खराब नहीं होते हैं। हालांकि डूबने के 10 दिन के बाद इसकी पत्तियां मृत और मुरझाई हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इस किस्म में उप-1 जीन की उपस्थिति के कारण धान की खेती की यह किस्म बाढ़ संभावित और निचले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। तो ये धान की एक अर्धबोनी किस्म है जिसकी लंबाई 105 से 110 सेंटीमीटर तक की होती है। उस स्वर्णा सब-1 धान की फसल सीधी बुआई करने पर 140 दिनों में और रोपाई करने पर 145 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। इसका दाना मध्यम पतला होता है। इससे 66.5% अविभाजित चावल यानी हेड राइस प्राप्त होता है। सामान्य स्थिति में धान की ये किस्म 4.5 से 5.5 टन प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार होती है। तो वहीं जलमग्नता की स्थिति में 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर तक की उपज देती है। सीधी बुआई के लिए जून महीने का प्रथम पखवाड़ा सबसे उपयुक्त समय है। वहीं रोपाई हेतु पौध तैयार करने में इसके लिए क्यारी में जून के पहले सप्ताह में बुआई करना अच्छा रहता है। वहीं बात की जाए बुआई के लिए बीज दर की, तो किसान सीधी बुआई के लिए 60 से 70 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर एवं रोपाई के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेना पर्याप्त रहता है। किसानों को खेती की नई तकनीकों से अवगत कराने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान में जालोर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के शवाना के वैज्ञानिकों ने किसानों के खेत पर जाकर अनार की में कटाई छटाई विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के शवाना के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार पारीक ने किसानों को अनार में कटाई छटाई और संधाई का उपयुक्त समय और विधि के बारे में जानकारी दी।
केंद्र के मौसम वैज्ञानिक आनंद कुमार ने आगामी दिनों के मौसम की जानकारी के बारे में बताते हुए मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों को मौसम कीट संबंध और मौसम पादप रोग संबंध के बारे में भी बताया। केंद्र के शस्य वैज्ञानिक बिरम सिंह गुर्जर ने अनार की जैविक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ केचुआ खाद बनाने की विधि और अनार में इसकी उपयोगिता के बारे में भी अवगत कराया। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों की अनार उत्पादन से संबंधित समस्याओं को सुनते हुए उनका निराकरण भी किया। खरीफ सीजन की विभिन्न फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को सरकारी योजनाओं सहित फसल उत्पादन की तकनीकों के साथ ही कीट रोगों के प्रबंध की जानकारी दी जा रही है। इस कड़ी में राजस्थान के दौसा में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि अधिकारी दौसा उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विगत वर्षों में सफेद लट का प्रकोप देखने को मिला था। इस वर्ष आगामी खरीफ सीजन में सफेद लट नियंत्रण को लेकर कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को किसान संगोष्ठी के माध्यम से बचाव की तकनीक की सलाह दी जा रही है। दौसा के कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीना ने बताया कि किसान सफेद लट नियंत्रण के लिए गर्मी की गहरी जुताई करें ताकि तेज धूप से इसका प्यूपा नष्ट हो जाए और मॉनसून की पहली वर्षा के साथ ही निकलने वाले बीटल्स का नियंत्रण यदि समय पर किया जाए तो सफेद लट का काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा किसान बीज उपचार भी करें। सफेद लट के नियंत्रण के लिए किसान बाजरा फसल में क्लोथिनिडिन 50% और 8 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। मूंगफली फसल के बीज के उपचार के लिए 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। खड़ी फसल में सफेद लट का प्रकोप होने पर किसान फसल बुआई के 21 दिन से पहले इमिडाक्लोप्रिड 17.8% दवाई की 300 मिलीलीटर मात्रा को सूखी मिट्टी में मिलाकर बरसात से पहले छिड़काव करें। और भारत ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF के 19वें सत्र में हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान भारत ने वन संरक्षण और टिकाऊ वन प्रबंधन में देश की महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया। भारत ने बताया कि इसके कारण पिछले 15 वर्षों में वन क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर भारत साल 2010 और 2020 के बीच औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। भारत ने जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी है। इसके कारण संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क 1000 से अधिक वन्य जीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ अभयारण्यों, बायोस्फीयर रिजर्व और अन्य वन्यजीव आवासों तक विस्तारित हुआ है। बाघ परियोजना के 50 साल और हाथी परियोजना के 30 साल पूरे होने पर हाल ही में आयोजित समारोह प्रजातियों के संरक्षण और उनके आवास संरक्षण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के गठन को भी रेखांकित किया, जो कि सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से पूरे विश्व में 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण करने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा भारत ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत को भी साझा किया, जिसे वृक्षारोपण और खराब वन भूमि की बहाली के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई पहल को और अधिक मजबूत करना है। UNFF 19 का समापन वनों की कटाई और वन क्षरण और भूमि अपरदन को रोकने के लिए तत्काल और त्वरित कार्रवाई करने की घोषणा के साथ हुआ। इसमें वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन और वैश्विक वन लक्ष्यों की उपलब्धि शामिल है। UNFF 19 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव और वन महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने किया।
शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पैकेट बंद सामान पर खाद्य लेबल भ्रामक हो सकता है। इसने जोर दिया कि उपभोक्ताओं को सामान खरीदते वक्त स्वस्थ विकल्प के लिए उस पर लिखी जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। ICMR ने यह भी कहा है कि शुगर फ्री होने का दावा करने वाले खाद्य पदार्थ वसा से भरे हो सकते हैं, जबकि डिब्बा बंद फलों के रस में फल का केवल 10% तत्व ही हो सकता है। हाल ही में जारी किए गए आहार संबंधी दिशा निर्देशों में ICMR ने कहा कि पैकेट वाले खाद्य पदार्थ पर स्वास्थ्य संबंधी दावे उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन्हें इस बात पर राजी करने के लिए किए जाते हैं कि ये उत्पाद सेहत के लिहाज से अच्छा है। NIN ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि किसी खाद्य उत्पाद को तभी प्राकृतिक कहा जा सकता है जब उसमें कोई रंग या फिर और स्वाद और कृत्रिम पदार्थ ना मिलाया गया हो और वो न्यूनतम प्रसंस्करण से गुजरा हो। NIN ने लोगों से लेबल, खासतौर से सामग्री और अन्य जानकारी के बारे में सावधानी पूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया। NIN ने कहा कि शुगर फ्री खाद्य पदार्थ में वसा, परिष्कृत अनाज, सफेद आटा और स्टार्च मिला हुआ हो सकता है और बल्कि छिपी हुई शुगर भी हो सकती है। और देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के बावजूद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर और उत्तराखंड के चमोली शहर के कुछ एक हिस्सों में तेज वर्षा और ओलावृष्टि हुई है। मधुमक्खियां मनुष्यों और प्रकृति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो परागण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा बाजार में मिलावटी शहद की मौजूदगी ने मानव स्वास्थ्य के लिए स्थिति को बदतर बना दिया है। शहद को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और क्योंकि इसमें औषधीय गुण भी काफ़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन अगर इसमें मिलावट हो तो मिलावट के गंभीर परिणाम होते हैं। इसीलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले ले। और अब आपको लिए चलते हैं मिट्टी कैफे में, जहां आपको स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ लोगों का प्यार भी मिलता है। मिट्टी कैफे एक ऐसा कैफे है जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को रोजगार देना है ताकि वो अपनी जिंदगी सम्मान और आत्मनिर्भरता से जी सकें। असल में मिट्टी कैफे खाने के जरिए दिव्यांगों की जिंदगी को बदलने का काम कर रहा है। पर ऑर्डर लेते दिव्यांग, मैनेजर, शेफ और कैशियर सभी दिव्यांग। जी हाँ, ये दुनिया है मिट्टी कैफे की। मिट्टी कैफे के देश भर में ऐसे कई आउटलेट्स हैं जो दिव्यांग चला रहे हैं। हमारे पास 42 कैफ़ेज़ है इन 8 इंडियन सिटीज़ एंड ऑलमोस्ट 500 लोग PWD मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी काम करते हैं मिट्टी कैफ़े में। देन वी हैव ऑल्सो ट्रेन मोर देन 5000 पीपल एम्प्लॉयमेंट के लिए। कोई लोग मिट्टी कैफ़े में ही काम करते हैं एंड फ्यू पीपल वो दूसरे कंपनीज में भी प्लेस होते हैं। साल 2017 में 2-3 लोगों से शुरू हुए इस मिट्टी कैफे के आज देश भर में कई आउटलेट्स हैं, जिसमें सैकड़ों दिव्यांग लोग काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी कर्मचारी शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर दिव्यांग हैं। दरअसल मिट्टी कैफे एक ऐसा कैफे है जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को रोजगार देना है ताकि वो अपनी जिंदगी सम्मान और आत्मनिर्भरता से जी सकें। है, मैं मिट्टी कैफ़े में 1 साल से काम कर रही हूँ और मैं मिट्टी कैफ़े में कैशियर का काम करती हूँ और अभी फ़िलहाल मैं सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही हूँ। यहाँ पर काम करने में हमें बहुत मज़ा आता है। जो नए बच्चे ट्रेनिंग में हैं उनको हम सिखा रहे हैं। पहले यहाँ पे थ्योरी सिखा रहे हैं, फिर हम उनको एक एक करके प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि हमारे पे क्या क्या बनता है और क्या क्या रॉ मटेरियल डालेंगे, कैसे उनको तैयार किया जाता है। सब मुझे यही कहते थे कुछ नहीं कर सकते हैं, गिलाएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। जब हमको ऑफर मिलता है तो हम करते हैं काम। जी, मैं इस कैफ़े में मैनेजमेंट भी हूँ, कैशियर भी हूँ और सारे स्टाफ को मैं मैनेज भी करता हूँ कि क्या करना है नहीं करना है।
और कोई कस्टमर आ गए तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे बातें करने हैं, और स्माइली फेस रखते हैं हम लोग, ताकि कस्टमर भी यहाँ आए तो फ्रेश मूड बना के जाए। ये कैफे ना सिर्फ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि दिव्यांगों की जिंदगी को रोशन कर रहा है। मिट्टी कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये सशक्तिकरण और समावेशन का केंद्र है। यहाँ सभी को सार्थक रोजगार मिल रहा है और अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है। ये कैफे एक मॉडल बन गया है कि कैसे व्यवसाय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये कहानी है इन दिव्यांगों के अथक प्रयासों और जज्बे की, जिसने रूढ़िवादिता को तोड़ दिया है और प्रदर्शित किया है कि अगर मौका मिले तो दिव्यांग समाज में सार्थक योगदान दे सकते हैं। कैफे में अपने काम के माध्यम से ये दिव्यांग वित्तीय स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और अपनेपन की भावना प्राप्त कर रहे हैं। जो दिव्यांग जन है वो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ विद्यार्थी रहते थे। मैं देखती थी कि वो विद्यार्थी जो है पढ़ने के बाद जॉब के लिए परेशान होते थे, अगर उनकी कोई हेल्प कर देता था तो उनके मन में भी आता था कि हमारे पर कोई एहसान मतलब इस तरह से जता रहा है, या उन बच्चों को अच्छा फील नहीं होता था। तो जब मैंने मिट्टी कैफ़े का कॉन्सेप्ट सुना कि इनका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली दिव्यांग जन को जॉब अपॉर्चुनिटी देना है। जॉब अपॉर्चुनिटी केवल जॉब नहीं है, यानी इनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, इनको जो है स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि इनके मन में आत्मविश्वास पैदा हो। एक जो इसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट ये है कि हमारा कैंपस जितने भी मिट्टी कैफ़े दिल्ली एनसीआर में अभी तक खुले हैं या आगे खुलेंगे, जैसे पीछे सुप्रीम कोर्ट में खुला और अब राष्ट्रपति भवन में खुलने वाला है, उनकी ट्रेनिंग हमारे कैंपस में होती है। बात अगर यहाँ के भोजन की जाए तो इन दिव्यांगों द्वारा प्यार और देखभाल से तैयार किया गया ये स्वादिष्ट भोजन लोगों के दिलों को छू जाता है। शानदार स्नैक्स से लेकर मुंह में पानी ला देने वाले मुख्य व्यंजन और मिठाइयाँ तक मिट्टी कैफे की शोभा में चार चांद लगाते हैं। मिट्टी कैफे परिचायक है इस बात का कि दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि अवसर की जरूरत है और मौका मिलने पर वो अपने कौशल से दुनिया को जीत सकते हैं। अपने सहयोगी मोहित के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज। और चलिए आप बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में किस प्रकार से अपनी खेती का ख्याल रखें, आइए देखते हैं। गुजरात के किसान गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की खुराक डाल लें। यहाँ गन्ने की सिंचाई के लिए किसान ड्रिप विधि का इस्तेमाल करें। साथ ही गन्ने की फसल को खरपतवार से मुक्त करने के उपाय भी कर लें। गुजरात में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। साथ ही धान के खेतों को भी खरपतवार से मुक्त रखें। गुजरात में भिंडी को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई भी कर ले। गुजरात में किसान बैगन में गोली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। यहाँ के किसान चीकू के पौधों में गोबर की खाद डालें। गुजरात में आम में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय कर लें। गुजरात में ही किसान ग्वार की फली की समय पर सिंचाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान सभी बगीचों की समय पर सिंचाई करें और नए लगाए बगीचों को धूप से बचाने के लिए छाया जाल लगा लें। महाराष्ट्र के पुणे में किसान पकी हुई मूंगफली और प्याज की कटाई कर ले। यहाँ किसान बाजरा, सब्जियों और केले के बागानों की समय पर सिंचाई करें। पुणे के किसान मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर ले। महाराष्ट्र के नासिक में किसान बाजरा पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ सभी सब्जियों और बागों की समय पर सिंचाई करें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है।
सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आइए अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री के बिहार में एक के बाद एक आज 3 चुनावी रैलियां। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने बिहार के लोगों को गरीबी और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया, उन्होंने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वाले जिन्हें चारा घोटाले में सजा मिली है, उन्होंने एक बयान दिया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी दलितों, पिछड़ों और आदिवासी को मिलने वाला पूरा आरक्षण अब ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे पहले पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारा पटना साहिब में सेवा की और लंगर भी परोसा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान। इस चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीट पर मतदान। इसके लिए 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आज जिन 96 सीटों पर मतदान, उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4-4 सीटें, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर सीट पर पोलिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कडप्पा में पोलिंग बूथ नंबर 138 पर वोट किया। बंगाल में मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राघवेंद्र पॉल ने मतदान किया। उन्होंने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि हमारे पास एक राष्ट्रीय पप्पू है और एक क्षेत्रीय पप्पू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से इस बार भी अनुराग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने हमीरपुर में अलग अंदाज में शक्ति प्रदर्शन किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने करीब 35 किलोमीटर लंबा रोड शो रैली की। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पताक ने राज्य के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समुद्र तट पर योर वोट योर फ्यूचर संदेश के साथ एक रेत पर एक खूबसूरत कलाकृति बनाई।
झारखंड के पलामू में स्क्रैप में विस्फोट के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे शामिल हैं। स्क्रैप को तोलने के दौरान दुकान में जबरदस्त धमाका हो गया, जिसमें दुकान के मालिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जांच की जा रही है। सीबीएसई बोर्ड का कक्षा 12वीं का रिजल्ट आ गया है। इस बार 87.98% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। परीक्षा में 91.52% छात्र आए और 85.12% छात्र परीक्षा में पास हुए। तो इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।